आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि हमारे प्राइमरी लेवल का है 1 to 5 के लिए 29 दिसंबर 2022 का। इससे पहले मैंने इसकी CDP EVS का काफ़ी क्लासेस बना रखी ना, देखी हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। और 28 दिसंबर का पूरा हम पेपर करा चुके हैं। सारे सब्जेक्ट टोटल कितने आपके सब्जेक्ट होते हैं 5। हिंदी होती है और 15 नंबर की, और हिंदी की पेडागोजी होती है 15 नंबर की। ऐसे इंग्लिश होता है, EVS होती है, मैथमेटिक्स होती है, CDP होती है। सारी करा चुके हैं ना, देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं, हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि EVS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट इन EVS विल हेल्प अ टीचर टू। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में। नो द इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ लर्नर्स। ऑप्शन बी कह रहा है कि EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में। असेस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय लर्नर्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में। असेस द पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। और चौथा कह रहा है कि EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा ये ज्ञात करने में। नो हाउ वेल लर्नर इज लाइकली टू डू इन EVS। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और सी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ए और बी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बी और डी सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बी और सी सही है। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी की बी और डी सही है। यानी कि इसने हमसे पूछा था कि EVS में यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो नैदानिक परीक्षण है यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसके लिए शिक्षक की सहायता कौन करेगा। तो उसने हमारा ऑप्शन था शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में। और चौथा था कि EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे ये ज्ञात करने में। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि EVS में नैदानिक परीक्षण होता है वो शिक्षक की EVS शिक्षण अधिगम के दौरान जो विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं होती हैं उसका आकलन करने में। और विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में क्या करता है, हेल्प करता है। पर्यावरण संरक्षण एवं भूसार के अभियान को व्यापक तौर पर चलाने के लिए पूरे समाज की जिम्मेदारी है, किंतु शिक्षक समाज का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है, वो माना जाता है। शिक्षक विभिन्न नैदानिक परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकता है, जैसे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा, पर्यावरण चेतना को विकसित करके, पर्यटन द्वारा शिक्षा, पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन EVS एट प्राइमरी स्टेज इंक्लूड्स। ऑप्शन ए है कि शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में। गिविंग फीडबैक टू टीचर रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण में कमियों को पहचानने में। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ डेफिशिएंसी इन टीचिंग। तीसरा कह रहा है कि मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में। प्रिपरेशन ऑफ मंथली रिपोर्ट कार्ड्स। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें सही कथन को चुनना है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला कह रहा है कि ए और बी सी सही है। दूसरा कह रहा है कि ए बी और डी सही है। तीसरा कह रहा है कि बी सी और डी सही है। चौथा कह रहा है कि ए सी और डी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी कि ए बी और डी इसमें से हमारा सही है। ठीक है, जैसे कि ए बी और डी कौन कौन सा है कि शिक्षणों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रस्तुति देने में, शिक्षण में कमियों को पहचानने में और विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में हेल्प करता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभावों के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, शिक्षण में कमियां क्या क्या होती हैं, क्या क्या कमियां हमारी टीचिंग में आती हैं उनको पहचानने में, विद्यार्थियों के जो अधिगम अंतराल होता है यानी सीखने के बीच में जो उनका समय लगता है उसको ज्ञात करने में सम्मिलित करता है। निर्माणात्मक आकलन छात्रों के आगे बढ़ते जाने और सीखने में प्रगति करने के लिए क्या बनाता है, मार्ग। इन निम्नलिखित बिंदुओं की पहचान कर सकता है, जैसे कि छात्र क्या कर सकता है और क्या नहीं, छात्र को क्या क्या कठिनाई होती है, छात्र का अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए और सत्ता और समकक्षीय समीक्षा सहित प्राप्ति की निगरानी के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड? ऑप्शन ए है चार्ट, ऑप्शन बी है स्लाइड, ऑप्शन सी है फिल्म स्ट्रिप और ऑप्शन डी है एपीडी स्कोप। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए चार्ट। ठीक है, इनमें से एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री जो है वो चार्ट है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि चार्ट एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, जबकि जो स्लाइड होती है, फिल्म स्ट्रिप होता है, एपीडी स्कोप होता है, ये सभी क्या होती हैं? प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री होती है। देख लीजिए कि अप्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री और प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है। अप्रक्षेपित इसके अंतर्गत ऐसी सामग्री आती है जिनका प्रक्षेपण करने के लिए यंत्रों की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती है। मतलब ऐसी शिक्षण सामग्री जिसको प्रक्षेपित करने के लिए हमें यंत्र नहीं जरूरत पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, जिसमें हमारे कार्टून, चित्ररेखा, चित्र पोस्टर और प्लेस कार्ड आते हैं। दूसरी होती है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। ये क्या होता है? इसके अंतर्गत किसी अध्ययन को एक बड़े पर्दे पर प्रतिबिंबित करके शिक्षण प्रक्रिया को आसान और हम रुचिकर बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक किसी अध्ययन को एक बड़े से पर्दे पर प्रतिबिंबित करते हैं और शिक्षण प्रक्रिया को कैसे बना सकते हैं? ईजी बना सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत प्रदर्शन के लिए जो विद्युत यंत्र होते हैं वो चाहिए होते हैं, जैसे कि सिनेमा है, स्लाइड है, दूरदर्शन है। ये क्या है? अप्रक्षेपित है। ये रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अप्रक्षेपित शिक्षक सामग्री है सिनेमा, स्लाइड और दूरदर्शन। इसके लिए यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। और जो प्रक्षेपित सहायक सामग्री है वो है कार्टून, चित्ररेखा, चित्र पोस्टर, प्लेस कार्ड, और इसके लिए यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? मिस्टर रोहन ऑर्गेनाइज्ड अ रोल प्ले ऑन द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ वाटर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस रोल प्ले बाय रोहन इन द क्लासरूम इन हिज क्लासरूम? ऑप्शन ए कह रहा है कि वे विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। He wanted to sensitize students on the need of conserving water for future generation. ऑप्शन बी कह रहा है कि वे विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। He wanted to sensitize students about lack of awareness in the system regarding conservation of water. तीसरा कह रहा है कि वे भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। He wanted to raise confidence level in student थ्रू रोल प्ले। और चौथा कह रहा है कि वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, जिससे वे उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। He wanted to learn about students' views on water conservation to guide them correctly. तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि वे विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। ठीक है, रोहन है, उसके पास एक सब्जेक्ट दिया गया है कि जल का संरक्षण, उस पर भूमिका निर्वहन का आयोजन किया गया है। तो कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो जल के बारे में समझ सके, जान सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल की आवश्यकता के प्रति नसीहा बना सके, संवेदनशील। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि श्री रोहन ने जल संरक्षण विषय पर एक भूमिका निर्वहन करने का आयोजन किया है और अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वे विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स में क्या करें कि भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की क्या आवश्यकता है और उसके प्रति उसको कितना लोग क्या आवश्यकता है उसको महसूस कर सके और उनके प्रति उन्हें संवेदनशील बनाया जा सके। एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। होता क्या है जल संकट कि जब किसी को वाटर की जरूरत होती है उसे उतना पानी नहीं मिलता तो वो जल संकट कहलाता है। ये नोट करने के लिए कहा गया था कि 2018 में नीति आयोग ने अभिनव भारत #75 के लिए कार्यनीति जारी की थी, जिसके तहत निश्चित किया गया था कि 2022-23 तक भारत की जल संसाधन प्रबंधन रणनीति में जल जीवन, कृषि, आर्थिक विकास और पारिस्थितिक और पर्यावरण के लिए पानी की अप्रयुक्त
पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी है, जल सुविधा की सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। द करिकुलम ऑफ ईवीएस इज फ्रेम्ड विद ऑप्शन ए अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में कंस्ट्रेविस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। दूसरा कह रहा है कि अधिगम के समाकलित परिप्रेक्ष्य में इंटीग्रेटिव परस्पेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। तीसरा कह रहा है कि अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में रिफ्लेक्टिव परस्पेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। और चौथा कह रहा है कि अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में सोशियो कनेस्ट्रिविक्स परस्पेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। सी आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में ईवीएस की पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाई जाती है। अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कह रही है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई है। ईवीएस एक विषय है जो कि किस पे आधारित होता है, थीम्स पे। जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी सब्जेक्ट है वो किस पे आधारित होता है, थीम्स पे। थीमों के बच्चों के परिप्रेक्ष्यों और उसके दैनिक जीवन से लिया गया है। थीमें जो होती हैं वो उनसे कहाँ से लिया गया है, बच्चों के परिप्रेक्ष्य और उनके दैनिक जीवन से, ताकि वे अपने दैनिक जीवन से क्या सके, स्वयं को जोड़ सके कक्षा अधिगम से। और ईवीएस के पाठ्यक्रम में शामिल इस प्रकार की हैं। हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में कौन कौन सी थीम है ये भी पूछा जा सकता है। तो टोटल कितनी थीम है, इसमें से 6 हैं। कौन कौन सी? पहली है परिवार और मित्र यानी फैमिली और फ्रेंड्स। दूसरे है भोजन यानी कि फूड। तीसरी है पानी यानी कि वाटर। चौथी है आवास यानी कि हमारा होम हाउस। और पांचवी है यात्रा यानी कि ट्रैवल। और छठी है ये चीज़ें जो हम बनाते हैं, थिंग्स बी मेड। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ईवीएस में कितनी थीमें रखी गई हैं, तो 6 थीमें रखी गई हैं। कौन कौन सी? एक है परिवार और मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, चौथी है आवास, पांचवी यात्रा, छठी है चीज़ें हम जो बनाते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, हाउस, ट्रैवल एंड थिंग्स बी मेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर व्हाइल ट्रांसलेटिंग द ईवीएस थीम इन द क्लास। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी है भूमिका निभाने से, कंडक्टिंग रोल प्ले। तीसरा है कठपुतलियों के उपयोग से, यूज ऑफ पपेट्स। और चौथा है समूह कार्य से यानी कि ग्रुप वर्क। अब देख लो, इसने नेगेटिव में पूछा है कि पॉजिटिव में से हमसे पूछा है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज के विषय होते हैं, संपादन करते हैं कि हमें शिक्षक को किससे बचना चाहिए। ठीक है, बचने के लिए पूछ रहा है। तो देखो, भूमिका निभाने से तो बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। भूमिका तो हमें निभानी चाहिए, जितनी अच्छी भूमिका निभा सकेंगे, रोल प्ले करेंगे, उतना अच्छा बच्चे समझ पाएंगे। तो पहले वाला तो करना ही चाहिए। फिर हमारा कह रहा है समूह में कार्य करने में, समूह में कार्य करना भी अच्छा। अगर हम समूह में कार्य करेंगे तो बच्चे से अच्छे से समझ पाएंगे। कठपुतलियों का उपयोग ये भी सही होता है, कठपुतलियों के उपयोग से बच्चे समझ सकते हैं। लेकिन हतोत्साहित ये कभी बच्चों को करना ही नहीं चाहिए। बच्चों को हमेशा क्या किया जाता है, प्रोत्साहित यानी कि आगे बढ़ाया जाता है, ना कि पीछे ढकेला जाता है। तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। और पूछा भी हमसे यही था कि बचना चाहिए, तो बचना हमें पहले वाले से ही चाहिए। बाकी सारे वर्क हमें करने चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि क्लासरूम में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वो अपने स्टूडेंट से प्रश्न पूछते हैं। तो वो अपने स्टूडेंट जो है प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, जबकि ईवीएस विषयों का संपादन करते समय भूमिका निभाएं, कठपुतलियों का उपयोग करें और समूह में कार्य करें, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी क्या कर सके, आनंदपूर्ण और रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण अधिगम को कर सके। और पर्यावरण अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे कि पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन और पाठ्यचर्या का क्या करना, क्रियान्वयन। कौन कौन से? पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन और पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। थीम्स एंड सब थीम्स इन द ईवीएस सिलेबस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतर्पृष्ठ प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड अ कॉमन इंटरफेस ऑफ इश्यूज इन द साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। दूसरा कह रहा है कि
दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए फॉर लर्निंग ईवीएस इज एन इंटरेस्टिंग मैनर। तीसरा कह रहा है कि गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए टू कंडक्ट एक्टिविटीज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और चौथा कह रहा है कि तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमीडिएट इन्वायरमेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ है उसको विकसित करने के लिए हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन जो होता है वो तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ है उसके विकसित करने के लिए हम करते हैं। ईवीएस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज जो होती है वो पाठ्यक्रम छात्रों के लिए अधिक जीवंत सामग्री बनाने के लिए व्यापक विषय होते हैं उनका उपयोग कर सके। पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है पर्यावरण की शिक्षा, अर्थात पर्यावरण के विविध पक्षों, इसके घटकों, मानव के साथ अंतर संबंधों, पारिस्थितिक तंत्र, प्रदूषण, विकास, नगरीकरण, जनसंख्या आदि का पर्यावरण पर प्रभाव की समुचित जानकारी देना। मानव, तकनीकी विकास और पर्यावरण के अंतर संबंधों से जो पारिस्थितिक चक्र बनता है और वह संपूर्ण क्रियाकलापों और विकास को क्या करता है, नियंत्रित। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स, सब थीम्स could be related to the competency given below? Evaluates suggestions regarding counseling and mental well-being for people who have faced disasters and the ट्रूमा ऑफ लॉजिंग वंस होम। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर के खोने के आघात का सामना किया है। ऑप्शन ए है ट्रैवल यात्रा, ऑप्शन बी है शेल्टर आश्रय, ऑप्शन सी है वर्क एंड प्ले यानी कि कार्य और खेल, ऑप्शन डी है वाटर यानी कि पानी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेल्टर यानी कि आश्रय। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आश्रय विषय होता है उप विषय उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने क्या किया होता है, आपदा को फेस किया होता है और अपने घर को खोने के लिए आघात का भी सामना किया होता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों से क्या करते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वे परिवार, पेड़ पौधे, जीव जंतु, भोजन, जल, यात्रा और आवास जैसे दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़े जो विभिन्न विषय हैं, थीम है, उनके वास्तविक अनुभवों के द्वारा अपने आसपास विस्तर परिवेश के प्रति जागरूक हो सके और आसपास की परिवेश से अंतःक्रिया करके विभिन्न प्रक्रियाओं कौशलों को विकसित कर पाने में सक्षम हो। मतलब ये होता है कि जल है, भोजन है, आश्रय है, आवास है, ये सब हमारे जीवन से जुड़ा हुआ और बच्चों से ये आशा की जाती है अपने जुड़े हुए जीवन से जो भी चीज़ें जुड़ी है उनसे वो अनुभवों को प्राप्त कर सकें। ठीक है, इससे उन्हें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन इन ईवीएस कैन बी। ऑप्शन ए है डिस्कशन यानी कि चर्चा, ऑप्शन बी है सर्वे एंड डिस्कशन सर्वेक्षण और चर्चा, ऑप्शन सी है इंटरव्यू साक्षात्कार और ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वे एंड डिस्कशन सर्वेक्षण और चर्चा। ईवीएस में जब पानी की बर्बादी और उसके संरक्षण के शिक्षण के लिए रणनीति अपनाई जा रही होगी तो सबसे अच्छी रणनीति यही होगी कि हम सर्वेक्षण यानी सर्वे कराएं और डिस्कस करें यानी कि चर्चा करें। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि ईवीएस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पानी की बर्बादी यानी वाटर जो हो रहा है उसमें वेस्ट हो रहा है और उसको कैसे हम कंजर्व करेंगे, उसका संरक्षण कैसे करेंगे, इस पर चर्चा हो रही है। तो सबसे अच्छी रणनीति होती है सर्वेक्षण करना और चर्चा करना। कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हम अपना सकते हैं कि प्राकृतिक वर्षा का जल उपयोग बागवानी या धुलाई के उद्देश्य के लिए सुनिश्चित करें। यानी कि पानी बरसता है तो हम क्या कर सकते हैं, कई सारी जगहों पर पानी इकट्ठा कर सकते हैं, कई सारे बर्तनों में पानी इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उसका हम क्या प्रयोग कर सकते हैं बागवानी में और किसके लिए, धुलाई के लिए, किसी भी कपड़े को धोने के लिए, किसी भी चीज़ को धोने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे पानी क्या होगा, वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उपयोग में न होने पर नल को बंद रखें, बिल्कुल सही बात है। तो कहते नहीं है कि नल को
जब ज़रूरत हो कब यूज़ करना चाहिए। जैसे टंकी लगा दी है, ऐसा नहीं है कि टंकी से पानी 24 घंटे बहता रहेगा, ऐसे तो पानी में संकट उत्पन्न हो जाएगा ना, जल संकट। हमें क्या करना चाहिए कि जब ज़रूरत हो टंकी से पानी ले लिया और फिर टंकी को बंद कर दिया, ऐसा करना चाहिए, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर कहीं टंकी ख़राब हो गई है, कहीं टंकी में से पानी निकल रहा है, तो कोई नहीं जाता है बंद करने पर। हमें एक सच्चा नागरिक होने के नाते ऐसा करना चाहिए और पानी को सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है, बर्बाद होने से बचाना चाहिए। साथ ही जल वितरण पाइपों में रिसाव की जांच की जानी चाहिए। वर्षा जल संचयन जल संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे अच्छी विधियों में से एक होती है। सर्वोत्तम मेरी मतलब सबसे अच्छी विधियों में से एक विधि होती है वर्षा का जल संचरण करना, ठीक है। वर्षा के जल को बर्बाद करने के बजाय संरक्षित करने के हम विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने की आवश्यकता से में अधिक पानी ना बहाएं। यानी कि जब हम कपड़े धो रहे हो तो ऐसा नहीं कि अपने पानी की टंकी चला दी और कपड़े धोते रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जरूरत हो तभी चलाना चाहिए, वैसे बंद कर देना चाहिए। और अच्छे से कपड़े धोने चाहिए, ये नहीं है कि कपड़े पानी में डाले, पानी कपड़े में डाले, बस पानी की बर्बादी कर दी। साथ ही बर्तन धोते समय भी हमें पानी का बहाना नहीं चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। Which of the following experience is extremely important for the learners to develop a holistic understanding of the environment? ऑप्शन ए है प्रासंगिक अनुभव, कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस। ऑप्शन बी है अमूर्त अनुभव, अब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस। ऑप्शन सी है वैश्विक से स्थानीय अनुभव, ग्लोबल टू लोकल एक्सपीरियंस। और ऑप्शन डी है समावेशी अनुभव, इंक्लूसिव एक्सपीरियंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रासंगिक अनुभव। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए हम प्रासंगिक अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए प्रासंगिक अनुभव बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और प्रासंगिक अनुभव का अर्थ क्या होता है कि कोई सूचना, क्रिया और किसी मामले या मुद्दे से कितना संबंध है। उदाहरण के लिए मुकदमे में बहस के दौरान साक्ष्य के लिए प्रासंगिकता को बहुत अधिक महत्व देते हैं। जो चीज़ें मुद्दे से हटकर या संबंध लगती हैं उनके बारे में कहा दिया जाता है कि प्रासंगिक नहीं है। आपने देखा होगा कि कोर्ट रूम में अगर बहस चलती है तो बातें करते हैं, मतलब एक दूसरे पर रखते हैं अपने विचार, तो जो प्रासंगिक होते हैं उनको महत्व दिया जाता है। जो प्रासंगिक नहीं होते मतलब उससे हटकर होते हैं, मुद्दे संबंधित ही नहीं होते हैं। यानी मुद्दा तो है चोरी का और आप ये कह रही हैं कि आपने खून किया, तो एक कोई मुद्दा है, बताइए, ये तो प्रासंगिक बिल्कुल गलत है, प्रासंगिक ही नहीं है। जब मुद्दा चोरी का उस पर आरोप लगा तो चोरी का बताओ ना कि कैसे, मतलब चोरी उसने की, क्या हुआ, तो खून करने वाला आरोपी नहीं है, तो ये प्रासंगिक नहीं होता है। शिक्षकों ने पर्यावरण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण शिक्षक पद्धतियों पर जोर दिया तथा प्रकृति का प्रत्यक्ष अनुभव, पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में चर्चा, पर्यावरण गतिविधियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी और रोल मॉडल के रूप में शिक्षकों का क्या होता है, विशेष महत्व होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईवीएम शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकारी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। एन ईवीएस टीचर prepares a peer assessment rubric for the assessment of collaboration during group work. Which of the following dimensions should not be part of collaboration? तो ऑप्शन ए भागीदार, ऑप्शन बी है नेतृत्व लीडरशिप, ऑप्शन सी है कॉपरेशन सहयोग, ऑप्शन डी है हटबंदी डिसोसिएशन। तो कौन सा नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि भागीदारी होनी चाहिए, सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, नेतृत्व भी होना चाहिए और सहयोग भी होना चाहिए, लेकिन हटबंदी या ये सब नहीं होना चाहिए, बकवास है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक ईवीएम शिक्षण समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक होता है, वो तैयार करता है। इनमें से हटबंदी आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होते हैं, जबकि भागीदारी, नेतृत्व और सहयोग समूह कार्य के लिए सहकारी आकलन रूब्रिक को तैयार करते हैं। रूब्रिक मापदंडों का एक समूह होता है जिसका प्रयोग छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। रूब्रिक क्या होता है, रूब्रिक जो होता है वो मापदंडों का क्या होता है, एक समूह होता है। उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, छात्रों का जो मूल्यांकन होता है, प्रदर्शन का जो मूल्यांकन उसका करने, छात्रों के प्रदर्शन का जो मूल्यांकन होता है उसको करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है।
एक रूब्रिक के अंतर्गत निर्धारित मापन पैमाने और प्रत्येक स्तर के प्रदर्शन के लिए विशेषताओं के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित किया जाता है। भूमि सुधार की श्रेणी में हटबंदी एक अधिनियम था। इन कानूनों के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई थी। हटबंदी था क्या? हटबंदी जो था वो भूमि सुधार की श्रेणी में क्या था? एक अधिनियम। और इसके तहत क्या हुआ था कि इस कानून के तहत एक विशिष्ट परिवार जो था उसके लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा सबसे अधिक सीमा तय कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्योहार मनाते बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू एड्रेस द सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट्स along with the cognitive development while celebrating festival related to the theme of water? ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, इंकरेजिंग चिल्ड्रंस टू रिसाइट और सिंग फोक सॉन्ग्स। ऑप्शन बी है प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स। ऑप्शन सी है साक्षात्कार इंटरव्यूज। ऑप्शन डी है सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, पानी विषय से संबंधित त्योहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास होए उसके साथ साथ उसके भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पानी से संबंधित एक त्योहार है जिसका नाम है निर्जला एकादशी। अच्छा, निर्जला एकादशी आप लोगों ने काफ़ी मम्मी या दादी या चाची आपकी भाभी ये सब रखती होंगे व्रत। तो निर्जला एकादशी होता क्या है? इसमें जल को बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है। ठीक है, पूरा दिन होता है व्रत रखा जाता है और पानी को बिल्कुल नहीं पिया जाता है। बिना पानी पे जो व्रत रखा जाता है उसे ही निर्जला एकादशी कहते हैं। महाभारत की माने तो सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था? भीम ने। ये व्रत जल के महत्व को दर्शाता है, मतलब एक दिन के लिए जल को छोड़ना पड़ता है। जल संरक्षण से संबंधित प्रसिद्ध उदाहरण है कि धरती पर जल संकट व्याप्त है, शायद मानव की बुद्धि समाप्त है, पानी की बूंद बूंद भी बच जाए तो बचा हुआ पानी भी पर्याप्त है। यानी कि जितना चाहो उतना पानी आपको बचाना चाहिए। पानी जहाँ भी बर्बाद होते देखें, चाहे कहीं पर भी हो, आपसे संबंधित हो या ना हो, आपका धर्म बनता है कि आप उस पानी को होने से बचाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईबीएस में किसी समस्या चिंता से संबंधित विशेष सीमा को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इफेक्टिव इन ब्रेकिंग सब्जेक्ट बाउंड्रीज रिलेटेड टू ए प्रॉब्लम और अ कंसर्न इन ईबीएस? ऑप्शन ए है समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन बी है प्रदर्शन, डी मोनेस्ट्रक्शंस। तीसरा है लेक्चर यानी कि व्याख्यान। ऑप्शन डी है फिल्म शोज यानी कि फिल्म शो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रुप डिस्कशन यानी कि समूह चर्चा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ईबीएस में किसी समस्या या फिर चिंता से संबंधित विषय की सीमाएं हैं, उनके तोड़ने के लिए हम समूह चर्चा यानी कि ग्रुप सेशन जो होता है वो कर सकते हैं। सबसे अच्छी विधि होती है। ईबीएस में समूह अधिगम एक साथ कार्य करके सीखने को क्या बनाता है? सार्थक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण में वर्क करता है। एक समूह में कई छात्र सहयोगी रूप से काम करते हैं और सक्रिय अधिगम में भी शामिल होते हैं। क्या होता है कि सभी लोग एक साथ काम करते हैं और सक्रिय अधिगम में उससे होता है। ठीक है, समूह अधिगम के कई उद्देश्य होते हैं कि कई शिक्षार्थी एक से अधिक समय, प्रयास, संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। मतलब एक साथ क्या हो सकते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो समय, प्रयास, संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। सहभागिता से छात्रों की गतिविधियों के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ती है। सहभागिता मतलब एक दूसरे का साथ देते हैं। ठीक है, समूह में विचार विमर्श के माध्यम से अधिक विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं। सभी अपने लोग विचार विमर्श करते हैं, अपने विचार रखते हैं, उसके सारे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, उनके विचारों को भी समझ सकते हैं। त्रुटियों को आसानी से पहचानना और ठीक किया जा सकता है। सभी के अंदर कितनी सारी त्रुटियां यानी गलतियां होती हैं, उनको भी पहचाना जा सकता है और उसको भी दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईबीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल्स विल बी डेवलप्ड बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन ईबीएस क्लास? ऑप्शन बी ए है अवलोकन कौशल।
ऑब्जर्वेशन स्किल, ऑप्शन बी है रिमेंबरिंग स्किल, याद रखने का कौशल, ऑप्शन सी है विजुअल स्किल, दृश्य कौशल, और ऑप्शन डी है पहचानने का कौशल यानी रिकॉग्नाइजिंग स्किल। तो पूछा है कि कौन सा जो प्रक्रिया कौशल है वो अर्जित करके विकसित किया जा सकता है ईवीएस की कक्षा में। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अवलोकन कौशल यानी कि ऑब्जर्वेशन स्किल। इसने कहा है कि प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जा सकता है तो वो ऑब्जर्वेशन स्किल ही होगी। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त अवलोकन कौशल प्रक्रिया को आयोजित करके विकसित कर सकते हैं। प्रभावी शिक्षक अधिकतर समय में अपने विद्यार्थियों का अवलोकन करता है। प्रभावी शिक्षक में क्या होता है, अधिकतर अधिकांश समय में कि अपने विद्यार्थियों क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। सामान्य तौर पर अधिकांश शिक्षक अपने विद्यार्थियों के काम का अवलोकन कक्षा में कुछ करते हैं, उसे सुनकर और देखकर भी करते हैं। विद्यार्थियों की प्रगति का अवलोकन करना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसे निम्नलिखित बातों में मिलती हैं। अच्छा, होता क्या है कि विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है क्योंकि उसमें कई सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि अधिक ऊंचे ग्रेड प्राप्त करना, अपनी सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना कि बच्चों ने कितना सीखा है पहले से, कितना अभी और सीखना बाकी है और कैसे उन्होंने सुधार किया है। प्रादेशिक और स्थानीय मानकीकृत परीक्षण में उपलब्धि का पूर्वानुमान करना और अपने कार्य प्रदर्शन के बारे में अधिक सजग रहना और अपनी सीखने की प्रक्रिया के प्रति क्या रहना, अधिक जिम्मेदार रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर व्हाइल सेलेक्टिंग द ईवीएस थीम्स इन द क्लास? ऑप्शन ए है ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा, ऑप्शन बी है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल आधारित आकलन, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, एम्फेसिस ऑन द राइट आंसर्स बाय द स्टूडेंट्स, और ऑप्शन डी कह रहा है कि सामुदायिक स्थानों का भ्रमण, विजिट टू कम्युनिटी प्लेस। आएगा हमारा ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देने से बचना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी पहले सही ढंग से समझ नहीं पाता, इसलिए सही उत्तर नहीं दे पाता है। मतलब अगर ईवीएस की जो क्लासरूम है, ईवीएस सब्जेक्ट है तो ईवीएस से यही पेडागोजी पूछी जाएगी, तो ईवीएस की जो क्लासरूम है वो चल रही है तो विद्यार्थी शिक्षक जो इसने बच्चों पर ये दबाव नहीं डालना चाहिए वो पहली बार में ही सही उत्तर दे दें। ठीक है, उस पर जोर नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो करके सीखते हैं और पहली बार में तो उन्हें आंसर पता नहीं होगा, इसलिए वो गलत भी दे सकते हैं। तो उस पर हमें इतना वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो गलत दिया उन्हें सही आंसर बताना चाहिए, समझाना चाहिए, तो जिससे वो आइंदा दूसरी बार कैसे सही आंसर दे सके। ठीक है, शिक्षक को चाहिए कि किसी भी विषय को सरल से कठिन की ओर शिक्षण कार्य करें। मतलब कहाँ से ले जाएं, इजी टू डिफिकल्ट ले जाए, ना कि डिफिकल्ट टू इजी। अगर पहले हम डिफिकल्ट पढ़ा देंगे तो बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, फिर उन्हें इजी भी डिफिकल्ट लगने लगेगा। इसलिए सबसे पहले हम उसे सरल पढ़ाएंगे, जब उसे समझ जाएंगे धीरे धीरे हम डिफिकल्टी की तरफ ले जाएंगे। यानी कि सबसे पहले उसे गिनती सिखाएंगे, फिर उसे पहाड़ी सिखाएंगे, तभी तो गुणा और भाग सिखाएंगे। सबसे पहले गुणा भाग करवा देंगे, बाद में गिनती करेंगे तो कैसे सीख पाएगा बच्चा। ठीक है, इससे बच्चों में उस विषय के प्रति नकारात्मकता नहीं विकसित हो पाएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने बच्चों को कोई सब्जेक्ट है वो पढ़ाया और बच्चों को उसके बारे में पता ही नहीं है, सबसे पहले ही हार्ड चीज़ से लगने लगा है, तो वो उसे समझ ही नहीं पाएंगे, वो निगेटिव हो जाएंगे उस सब्जेक्ट के प्रति। ठीक है, इसलिए हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है, ना कि निगेटिव की तरफ। यानी पहले इजी सिखाना है फिर हार्ड। ठीक है, अगर अध्यापक कहता है कि सही उत्तर ही देना तो विद्यार्थी के मन में संशय उत्पन्न होगा और सही उत्तर नहीं दे पाएगा। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु शिक्षक द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उससे पहले जो ज्ञात है उन दोनों से संबंध स्थापित के अवसर प्रदान करने चाहिए। मतलब ये है कि जो एक टीचर है उसे बच्चों से ये नहीं करना चाहिए कि मैंने तुमसे एक प्रश्न पूछा, इस प्रश्न का तुम्हें सही आंसर ही देना है, गलत दोगे तुम्हारी मार पड़ेगी, तुम्हें पापा मम्मी से शिकायत की जाएगी या भेज दिया जाएगा स्कूल से बाहर। तो सब नहीं करना चाहिए। बच्चों की जो पहले की समझ है, बच्चों ने जो कुछ सीखा है उसी के आधार पर उसे आंसर देना चाहिए। ठीक है, वो अगर आंसर आपको दे देगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आंसर गलत है, इसमें से क्या क्या उस आंसर को सही किया जा सकता है, तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे करने से आंसर सही होगा। उससे संबंधित कर सकते हैं, उसकी लाइफ से संबंधित कर सकते हैं, उसे अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो आगे सही उत्तर देगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप you like this video. If you like it, then like, subscribe and share, and don't forget to subscribe this channel.
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। सुबह 10 बजे करंट अफेयर कराते हैं, उसे देख सकते हैं। सीटेट प्राइमरी लेवल के पेपर सुबह 8 बजे और सीटेट जूनियर लेवल के पेपर रात 8 बजे आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।